सम्मानित देशवासियों, मैं ईशल ठाकुर, अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश वाराणसी से। जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मेरा जीवन और मेरे जीवन में राजनैतिक भूमिका किस रूप में कहाँ राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म पर, इसकी चर्चा मैं लगातार आपसे करूंगा। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए स्टेप 21 को लेकर मैं आपके बीच आज का विषय राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी की चिंतन, शुचिता और पारदर्शिता को लेकर, साथ ही आचरण, व्यवहार और मुद्दा आधारित राजनीति, एजेंडा आधारित राजनीति को लेकर मैं आज आप सभी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वास्तव में देश के अंदर हो क्या रहा है। पूरे देश में राजनैतिक समीकरण के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यह सच्चाई है कि यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त आधार है कि राजनीति में न तो कोई नैतिकता है और न तो कोई विचारों की प्रबलता है, न तो मुद्दा आधारित राजनीति है, न तो स्वच्छ छवि की राजनीति है। यह प्रमाणित बराबर किसी न किसी स्तर पर होता रहता है। किसी न किसी राजनीतिक दल के नेतृत्व द्वारा इसे प्रमाणित किया जाता रहा है। आज तत्काल इसका प्रमाण है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा। राघव चड्ढा देश में चर्चा का विषय बने हुए। बड़ी ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा जिस समय की छोटे छोटे मुद्दे को लेकर के जन समस्याओं की तरफ ध्यान केंद्रित किया। राज्यसभा में माननीय सांसद राघव ने आम आदमी पार्टी के प्लेटफॉर्म से जनहित के मुद्दे को लेकर लगा कि एक प्रखर, एक प्रबल आवाज उठ रही है जनहित के मुद्दे को लेकर के। लेकिन ये सच्चाई है कि मेरी जैसा सोच रखने वाला व्यक्ति, समझ रखने वाला व्यक्ति राजनीति की पारदर्शिता, शुचिता और मुद्दा आधारित राजनीति के विशेष करके पक्षधर हमेशा संशय के दृष्टिकोण से देखता रहा कि राघव चड्ढा का स्टैंडिंग कहां तक, किस रूप में होगी। जबकि आम आदमी पार्टी शुचिता और पारदर्शिता को लेकर के, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के राजनीति में अपने कदम को रखा और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने, यह सच्चाई है कि यह पहल किया उस मुद्दे को लेकर के जिस मुद्दे को लेकर के पूरा देश आंदोलनरत था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। पूरा देश क्या मीनिंग है समझ रखने वाले लोगों से, जो कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के समर्थन में खड़े हुए कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में। यह सच्चाई है मेरे दोस्तों। जब आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ तो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को लेकर के बहुत काफ़ी आशान्वित लोग थे कि एक नई पार्टी कुछ अलग तरीके से करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के संस्थापक सहित उनके सहयोगी, जो कि उनके विचारों के समर्थक रहे, वो निश्चित रूप से राजनैतिक चकाचौंध की जिंदगी को अपनाते हुए अपने मुख्य एजेंडे को ही दरकिनारे कर दिया और 2013 की चुनाव
में जो उनको 28 सीट मिली थी, जिस मुद्दे पर मिली थी, जिस विचारधारा को लेकर मिली थी, जिस विचारधारा को लेकर के पार्टी अस्तित्व में आई थी, उसे धता बताते हुए उन्होंने कदम आगे बढ़ा दिया, जिसका दुष्परिणाम रहा कि दूषित राजनीति के अंतर्गत, दूषित विचार के अंतर्गत, एजेंडे विहीन राजनीति के अंतर्गत, आचरण विहीन राजनीति के अंतर्गत नैतिकता का पतन के आधार पर राजनीति करने की सोच ने जन्म लिया और स्वार्थी तत्वों का जमौड़ा हुआ। किसी न किसी रूप में अच्छे लोग दरकिनारे हो गए, क्योंकि वहां पर राजनीति के अंतर्गत शुचिता और पारदर्शिता को दरकिनारे करते हुए, अपने मुख्य एजेंडे को दरकिनारे करते हुए आम आदमी पार्टी ने 2013 के बाद स्टेप बाय स्टेप अपने आचरण को तथाकथित राजनीतिक दलों के अनुरूप ही प्रदर्शित किया, जिससे कि लगातार देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर मतदान का अवसर निश्चित रूप से उपलब्ध हुआ। सत्ता मिली दिल्ली की, सत्ता मिली पंजाब की, लेकिन दिल्ली की सत्ता मिली, पंजाब की सत्ता मिली, उससे यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि देश के आम जनों द्वारा, देश के प्रबुद्ध जनों द्वारा समर्थन पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को दिया गया। अगर आम आदमी पार्टी अन्ना मूवमेंट को लेकर के जब मैदान में आई, आम आदमी पार्टी जब उस आंदोलन से बाहर आई, तो ये सच्चाई है कि एक उम्मीद की किरण लोगों की जगी तो थी, लेकिन वहाँ टूट भी था। अन्ना समर्थक आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़े नहीं हुए। यहाँ पर दो ग्रुपों की बात होने लगी, एक अन्ना मूवमेंट के समर्थक लोग थे और दूसरा राजनीतिक पार्टी के समर्थक लोग थे। तो राजनीतिक पार्टी के समर्थक लोगों ने आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होकर के संघर्ष किया। उसका परिणाम था 2 राज्यों में सरकार बनी और अन्य राज्यों में भी इनको मत मिले। लेकिन यह सच्चाई है कि उस समय ही शंका के दृष्टिकोण से देखना लोग शुरू कर दिए, जबकि ये अपनी कथनी और करनी को छोड़ करके तथा कथित राजनैतिक सोच के अंतर्गत अपने क्रियाकलापों को संचालित करने लगे। दुष्परिणाम रहा कि दिन पर दिन ग्राफ गिरता गया, स्वार्थपरक राजनीति होती गई, गंदी राजनीति होती गई और उस गंदगी का प्रभाव इतना प्रबल रहा कि आज सामने दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी टूट के कंगार पर है। ये सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बिखराव के तरफ अग्रसर है। आम आदमी पार्टी अच्छे नेतृत्व और ईमानदार लोगों को दरकिनारे की, जिसका खामियाजा भुगत रही है। आज ये सच्चाई है कि अगर अपने आदर्श को लेकर के, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को लेकर के, देश के अंदर सशक्त लोकपाल और प्रदेश के अंदर लोकायुक्त को लेकर के, राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता को लेकर के, इस एजेंडे को लेकर के अगर संघर्ष किया होता आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने ईमानदारी के साथ, तो आज देश में प्रथम वो पार्टी होती और देश की सरकार होती। इसमें कहीं कोई संशय नहीं था। अपनी मुद्दे से अलग हट जाना, गंदी राजनीति आरंभ कर देना और कथनी और करनी का फर्क ने आम आदमी को ला करके धरातल पर खड़ा कर दिया। राजनीति के प्रति लोगों की उदासीनता बढ़ी। आज उसी का दुष्परिणाम है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा जहाँ नैतिकता नहीं होती है,
जहाँ मान सम्मान की चिंता नहीं होती है, जहाँ जनहित के मुद्दे दिलो दिमाग में प्रिपरेशन के साथ नहीं होते हैं, जहाँ दिल में स्वच्छता नहीं होती है, वहाँ यही स्थिति होती है। डर का माहौल होता है। और डर हो भी तो क्यों नहीं, सवाल तो यहाँ ये उठता है कि अगर डर हो भी तो क्यों नहीं। स्थिति ये है कि अगर विपक्ष का कोई भी नेतृत्व प्रबल पहल करता है तो ये सच्चाई है कि ये दूषित वातावरण में ऐसा माहौल दूषित बना दिया गया है कि गंगोत्री गंदा होने के कारण पूरी गंगा गंदी है। लेकिन गंगोत्री के स्वच्छता पर हम ध्यान नहीं देते। आज जरूरत है हमारी जितनी जांच एजेंसियां हैं, चाहे ईडी के रूप में हो, सीबीआई के रूप में हो, तमाम जांच एजेंसियां हैं, पारदर्शिता और स्वच्छता की बात करने वाले लोगों को खुल करके सामने आना चाहिए। और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि आप शासनिक स्तर पर क्यों नहीं पारदर्शी कर देते सारे सिस्टम को। अगर चुनाव आपके होते हैं वहीं से पारदर्शी करना शुरू कर दें। ईडी की ज़रूरत वहाँ है, सीबीआई की ज़रूरत वहाँ है, हमारे इन्वेस्टिगेशन की टीम की ज़रूरत वहाँ है, ईमानदार छवि के लोगों की पहल करने की ज़रूरत वहाँ है। क्या हमारी स्वच्छता और पारदर्शिता चुनाव प्रणाली में अपनाई जाती है? अगर नहीं अपनाई जाती है तो निचले स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं है, नहीं होगा, ये कहना कहाँ तक उचित है? या रोकने की पहल करना यह कहाँ तक उचित है? बड़ी ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। अगर हम चाहते हैं व्यक्तित्व का निर्माण, हम चाहते हैं समाज और देश का निर्माण, तो हमें पारदर्शी बनना पड़ेगा, हमें भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना पड़ेगा, हमें अन्याय पर नियंत्रण करना पड़ेगा, अधिकारों का दुरुपयोग रोकना पड़ेगा, संविधान और कानून का राज हमें लाना पड़ेगा, उसका अनुपालन करना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत कहीं और से हमें करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमें पारदर्शी चुनाव प्रणाली को ला करके स्टैंड कर देना है। जब शासनिक प्रणाली हमारी स्वच्छ छवि की हो जाएगी, इसमें भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाएगी, पारदर्शी हो जाएगी, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण 99% होगा और 1% लगभग भ्रष्टाचार मानवीय गलती होगा, जाने अनजाने में हो सकता है। इसे रोकना नामुमकिन, और इसका असर भी हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबल विचारधारा 99% होगी तो 1% विचारधारा का कोई मीनिंग नहीं होता। तो आज हमारे देश को ये ज़रूरत है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का यही चिंतन था कि देश के अंदर कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं, कोई ऐसा नेतृत्व नहीं जो इस विषय पर बात करता हो। इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं होती? मैं तो चाहता हूँ कि इस पर खुल करके चर्चा होनी चाहिए। सदन के अंदर होना चाहिए, लोकसभा के अंदर होना चाहिए, राज्यसभा के अंदर होना चाहिए, विधानसभा के अंदर होना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग होती कहाँ से? पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा कितने चंदे लिए जाते हैं, कहाँ खर्च किए जाते हैं? चुनाव लड़ने वाले लोगों द्वारा पैसे कितने खर्च किए जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं? इसको पारदर्शी क्यों नहीं किया जाता? निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की प्रक्रियाओं में फर्जी मतदाताओं को रोकने के लिए पारदर्शी तरीके से व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? एसआईआर को लेकर के तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। एसआईआर को पारदर्शी करने में दिक्कत क्या है? जिस मतदाता का नाम अगर कट रहा है, जिस मतदाता का नाम जुड़ रहा है मतदाता सूची में, उसे हमें बताने में दिक्कत क्या है? अगर मेरे दिल में स्वच्छता है, पारदर्शिता है, सूचिता है, तो उसे पारदर्शी करें, इसमें दिक्कत क्या है? इसके अलावा जब हमारा पारदर्शी चुनाव होगा, जब अच्छे लोग चुनाव में आएंगे, धन बल का इस्तेमाल नहीं होगा, बाहुबल का इस्तेमाल नहीं होगा, खरीद फरोख्त नहीं होगा, अच्छे आचरण के लोग आएंगे, शासनिक व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक प्रशासनिक व्यवस्था हमारी दुरुस्त हो जाएगी। जब संविधान का अनुपालन विधिवत होने लगेगा,
तो लॉ एंड ऑर्डर हमारा विधिवत काम करना शुरू कर देगा। तो संविधान और कानून की बनाने वाले, संविधान और कानून के अंतर्गत पहल करके विधि को का निर्माण करने वाले, विधि के अनुपालन करने वाले अगर सही हो जाते हैं तो 100% ये विश्वास किया जा सकता है कि 90% गलतियों पर विराम लगेगा। इसे हमें जरूरी है अमल में लाने की। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के जनहित में चिंतन है। राघव चड्ढा जैसे न जाने कितने सांसद, कितने एमएलए, कितने तमाम इस तरीके के नेतृत्व करने वाले लोग हैं जिनका किसी न किसी रूप में दबाव कह दिया जाए, प्रभाव कह दिया जाए, भय कह दिया जाए, या विचारों की अपरिपक्वता कह दिया जाए, एजेंडा विहीन राजनीति कह दिया जाए, जिसका शिकार होते हैं। नेतृत्व भी शिकार होता है और साथ में जन समुदाय, जनता बीच में शिकार होती है। तो इस तरीके की गतिविधियों को रोकने के लिए, पार्टियों के उद्देश्य को चरितार्थ करने के लिए, नेतृत्व को बेहतर नेतृत्व के रूप में स्थापित करने के लिए उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने देने की पहल को लेकर के हमें सोचना चाहिए और निश्चित रूप पर इस पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का यह आग्रह है सत्ता में पीठासीन सभी राजनेताओं से, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो और चाहे विपक्ष के हो, इस विषय पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। उन संस्थाओं में बैठे हुए पीठासीन अधिकारियों को सोचने की जरूरत है कि हमारे देश के अंदर चुनाव प्रणाली में शुद्धता और पारदर्शिता कैसे होगी, हम बेहतरीन चुनाव प्रणाली को कैसे संचालित कर सकते हैं जिससे कि इसका सकारात्मक असर हमारे देश की जनता पर हो। नेक्स्ट मुद्दे पर पुनः चर्चा होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।